शांति देवी अब 72 साल की हो चुकी थीं और अपने पोते रोहन के साथ शहर के एक गरीब बाहरी इलाके की एक तंग गली के आखिर में बने एक छोटे से घर में रहती थीं। घर में बस 2 ही कमरे थे, एक सोने के लिए छोटा सा कमरा और एक टूटी फूटी रसोई जिसमें कुछ पुराने पिचके हुए बर्तन रखे थे। दीवारों पर सीलन के धब्बे थे और छत में जगह जगह छेद थे। जब भी तेज बारिश होती, शांति देवी को पानी भरने के लिए बर्तन रखने के लिए इधर उधर भागना पड़ता। जीवन के दुखद हादसों के बाद यही एकमात्र जगह थी जिसे वह और उसका पोता अपना घर कह सकते थे। उनके पति का जवानी में ही देहांत हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण किया। उन्होंने अपनी पूरी जवानी मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़कर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। उनका बेटा राजेश एक आज्ञाकारी बेटा था और हमेशा अपनी मां की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता था। लेकिन परिवार की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं। जब राजेश ने शादी की और उनके घर एक प्यारे से बच्चे रोहन का जन्म हुआ तो एक भयानक दुर्घटना ने उनकी जान ले ली। उस समय रोहन सिर्फ 3 साल का था। उनकी बहू गरीबी की मार न झेल सकी और रोहन को उनकी देखभाल के लिए छोड़कर चली गई। तब से शांति देवी का जीवन और भी कठिन हो गया। उम्र और कमजोरी के कारण वह अब भारी काम नहीं कर सकती थीं और कोई भी 70 साल से ज्यादा की महिला को काम पर नहीं रखना चाहता था। इसलिए अपने पोते का पेट पालने के लिए उन्होंने कबाड़ बीनना शुरू कर दिया। हर दिन वह अपनी छोटी सी ठेली को धकेलती हुई धीरे धीरे सड़कों पर चलतीं और प्लास्टिक की बोतलें, बियर के कैन और रद्दी कागज की तलाश में कूड़ेदानों में हाथ डालतीं। जब भी उन्हें कोई कीमती चीज मिलती तो उनकी आंखें चमक उठतीं और उनके थके हारे चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कान आ जाती, जो अंधेरी रात में उम्मीद की एक टिमटिमाती किरण की तरह होती थी। उनका पोता रोहन ही उनकी एकमात्र प्रेरणा था, जो उन्हें इन मुश्किल दिनों से लड़ने की ताकत देता था। वह एक आज्ञाकारी और समझदार बच्चा था, जिसने कभी भी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की। रोहन हमेशा अच्छी तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करता ताकि उसकी दादी को दुख न हो, लेकिन रोहन का बचपन दूसरे बच्चों की तरह पूरा नहीं था। त्योहारों के दिनों में जब उसके हमउम्र दोस्त अपने माता पिता के साथ घूमने जाते और नए कपड़े खरीदते, रोहन बस घर के एक कोने में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता जो शांति देवी कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थीं। कई बार रोहन दूसरे बच्चों को ललचाई नजरों से देखता, लेकिन फिर वह जल्दी से मुंह फेर लेता और अपना दुख दिल में छिपा लेता ताकि उसकी दादी को चिंता न हो। एक दिन रोहन स्कूल से घर आया और बड़ी खुशी से अपनी दादी को बताया कि उसकी क्लास एक पिकनिक पर जा रही है। टीचर ने सभी बच्चों से 500 रुपये जमा करने के लिए कहा है। रोहन ने झिझकते हुए पूछा कि क्या वह जा सकता है, और फिर जल्दी से कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं घर पर रह लूंगा। यह सुनकर शांति देवी का दिल भर आया। अपने पोते की उत्सुक लेकिन मजबूर आंखों को देखकर वह मना नहीं कर सकीं। उन्होंने सिर हिलाकर रोहन को तसल्ली दी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगी। लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। 500 रुपए उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी, जो बिना रुके 1 हफ्ते तक कबाड़ बीनने के बराबर थी। उस रात शांति देवी सो नहीं सकीं। अपने पोते के बारे में सोचते हुए उन्होंने फैसला किया कि वह कल सुबह जल्दी से लेकर देर रात तक कबाड़ बीनेंगी ताकि रोहन के लिए पैसे जमा कर सकें। अगले कुछ दिनों में उन्होंने घर की कुछ पुरानी चीजें भी बेच दीं। हालांकि उनसे ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हर 1 रुपए से उनके पोते को दूसरे बच्चों की तरह खुशियां मनाने का मौका मिलेगा। हर दिन शांति देवी सुबह होने से पहले उठ जातीं और अपनी ठेली लेकर हर जगह घूमतीं। कड़ाके की ठंड थी,
लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पतला स्वेटर और एक पुराना फटा हुआ रेनकोट पहना हुआ था। उनके झुर्रीदार कठोर हाथ कूड़े के ढेरों में बेचने लायक चीजें ढूंढते रहते। उनका दोपहर का भोजन अक्सर कुछ उबले हुए आलू या सूखी रोटी होती थी जो किसी ने फेंक दी हो। कभी कभी उन्हें कुछ ताजी सब्जियां मिल जातीं जिन्हें वह घर लाकर अपने पोते के लिए रात का खाना बनाती। हालांकि यह बहुत मुश्किल था, लेकिन रोहन की मुस्कान के बारे में सोचकर उन्हें लगता था कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। खाने पीने की चिंता के अलावा रोहन का स्वास्थ्य भी उन्हें परेशान करता था। पिछले कुछ महीनों से रोहन को अक्सर पेट दर्द और थकान की शिकायत रहती थी, लेकिन उनके पास उसे डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। वह बस गर्म दलिया बनाकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर देती, इस उम्मीद में कि इससे उसे बेहतर महसूस होगा। लेकिन रोहन को दिन ब दिन पीला पड़ता देख शांति देवी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन खुद को कोसती थीं कि वह अपने पोते को एक बेहतर जीवन नहीं दे पा रही हैं। एक सर्दियों की शाम शांति देवी एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद घर लौटीं। ठंड हाड़ कंपा देने वाली थी। वह अपनी भारी ठेली को धकेलते हुए लड़खड़ाते कदमों से चल रही थीं। घना कोहरा छाया हुआ था और उनके हर कदम से सुनसान सड़क पर छोटे छोटे निशान बन रहे थे। जब वह घर पहुंची और दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि रोहन एक छोटी सी आग के पास बैठा है। अपनी दादी को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर उनसे लिपट गया। दादी, आज बहुत ठंड है, क्या आप थक गई हैं? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। नहीं बेटा, जब तक तुम अच्छे से रहते हो मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती। लेकिन उनके दिल में कल की चिंता फिर से उभर आई। वह अपने पोते के लिए पैसे कैसे जुटाएंगी? रोहन का भविष्य उज्ज्वल कैसे होगा? ये सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते, लेकिन उन्होंने उन्हें जाहिर नहीं होने दिया। वह जानती थीं कि जब तक वह जीवित हैं, वह रोहन को प्यार और उम्मीद के साथ बड़ा करने के लिए सब कुछ करेंगी। उनका और रोहन का जीवन इसी तरह सर्दियों की ठंडी रातों में रोमर्रा की जद्दोजहद और चिंताओं के बीच बीतता रहा। लेकिन शांति देवी की आंखों में एक गर्मजोशी भरी चमक थी, जो उनके इकलौते पोते के लिए उनके असीम प्रेम की चमक थी। चाहे जीवन कितना भी कठोर क्यों न हो, उन्हें विश्वास था कि अगर वह हार नहीं मानेंगी तो एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या किस्मत उनके और रोहन के लिए कोई चमत्कार लाएगी, या आगे आने वाली मुश्किलें उनके धैर्य और अच्छाई की परीक्षा लेती रहेंगी? एक कड़ाके की ठंडी सुबह जब सर्द हवाएं सुनसान सड़कों से गुर रही थीं, शांति देवी हमेशा की तरह अपनी पुरानी ठेली धकेलते हुए कबाड़ बीनने निकल पड़ीं। आज उन्हें उम्मीद थी कि वह थोड़ा ज्यादा कबाड़ इकट्ठा कर लेंगी ताकि रोहन की स्कूल की फीस और दवा के लिए पैसे जुटा सकें। अपनी जानी पहचानी सड़क पर चलते हुए वह हर कूड़ेदान में झुककर बोतलें, कैन या कोई भी ऐसी चीज ढूंढ रही थीं जिसे बेचा जा सके। बर्फीली हवा उनके पतले कपड़ों से होकर गुर रही थी, जिससे उनके झुर्रीदार हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह लगन से अपना काम करती रहीं। दोपहर के करीब वह थोक बाजार पहुंची। सर्दियों के दिन की ठंडक के बावजूद यह जगह हमेशा खरीदारों और विक्रेताओं की हलचल से भरी रहती थी। शांति देवी धीरे धीरे हर दुकान के पास से गुड़ती गिरी हुई सब्जियों या विक्रेताओं द्वारा फेंके गए गत्ते के डिब्बों को उठाती। एक सब्जी बेचने वाली महिला ने उन्हें देखा और धीरे से बुलाया, माँ जी, आज मेरे पास कुछ दबी हुई सब्जियां हैं, आप इन्हें ले जाइए और अपने पोते के लिए पका लीजिएगा। शांति देवी ने कृतज्ञता से धन्यवाद कहा। उनकी आंखों में एक छोटी सी खुशी की चमक थी। इस तरह के छोटे उपहार भले ही मामूली हों, उनके लिए बहुत बड़ी मदद थे। जब सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ आया तो वह सड़क के किनारे बैठ गईं और अपने पुराने कपड़े के थैले से एक सूखी रोटी निकालकर खाने लगीं। भीड़-भाड़ वाले लोगों को आते जाते देखकर वह रोहन के बारे में सोचने लगीं। वह शायद स्कूल में होगा,
उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेहनत से पढ़ रहा होगा। अपने पोते के बारे में सोचकर सर्दियों की ठंड के बीच उनका दिल गर्म हो गया। जब शाम ढलने लगी तो शांति देवी ने और कबाड़ खोजने के लिए बड़ी सड़क पर जाने का फैसला किया। यह एक ऐसा इलाका था जहां अक्सर बहुत से लोग आते जाते थे और उन्हें उम्मीद थी कि वह थोड़ी और भाग्यशाली होंगी। कोहरे से ढकी सड़क पर वह सिर झुकाए चलती रहीं, उनकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं। अचानक उन्होंने सड़क के किनारे कोहरे में छिपी एक काली सी चीज देखी। वह पास गईं, उसे उठाया और उस पर जमी ओस को हल्के से पोंछा। यह एक छोटा सा चमड़े का पर्स था जो काफी कीमती और मोटा लग रहा था। शांति देवी हैरान रह गईं, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। जरूर किसी ने इसे गिरा दिया होगा। उन्होंने पर्स खोलकर देखा और तुरंत चौंक गईं। अंदर करीने से बंधे हुए नोटों के बंडल थे। इतनी बड़ी रकम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से मोटे तौर पर गिना। उनके हाथ ठंड और घबराहट दोनों से कांप रहे थे। कुल मिलाकर 2,10,000 रुपए थे। इसके अलावा पर्स में कुछ पहचान पत्र और विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति का विजिटिंग कार्ड भी था, जिस पर उनका पता और फोन नंबर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। शांति देवी चुपचाप खड़ी रहीं, उनका दिमाग उलझन में था। यह रकम इतनी बड़ी थी कि वह सोचने पर मजबूर हो गईं। इस पैसे से वह रोहन की कई सालों की पढ़ाई का खर्च उठा सकती थीं, उसका इलाज करा सकती थीं और यहाँ तक कि अपने पुराने घर की मरम्मत के लिए भी पैसे बच जाते। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वह जानती थीं कि जिसने भी इतनी सार पर अदा रेहा ले है, बड़ी रकम खोई है, वह बहुत चिंतित होगा। वे शायद इसे कहीं ढूंढ रहे होंगे और वह लालची बनकर किसी और का पैसा नहीं रखना चाहती थीं। उन्होंने पर्स को हाथ में लिया और चारों ओर देखा, इस उम्मीद में कि कोई इसे ढूंढने वापस आएगा। वह कड़ाके की ठंड के बावजूद वहीं खड़ी इंतजार करती रहीं, जो उनके कमोर शरीर को भेद रही थी। समय बीतता गया, शाम ढलने लगी, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने पर्स को घर ले जाने और अगली सुबह उसके मालिक को लौटाने का फैसला किया। जब वह घर पहुंची तो रोहन ने देखा कि उसकी दादी देर से आई हैं और उनका चेहरा थका हुआ लग रहा है। वह दौड़कर आया और पूछा, दादी, क्या आज बहुत मेहनत करनी पड़ी? मैंने आपके लिए गर्म पानी रखा है, आप हाथ धो लीजिए, अच्छा लगेगा। शांति देवी मुस्कुराईं और उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनका मन अभी भी बेचैन था। उन्होंने पर्स को मैं पर रखा और मन ही मन सोचा, कल मैं इसे उसके मालिक को लौटा दूंगी। मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती। उस रात वह सो नहीं सकीं। एक तो घर में इतनी बड़ी रकम होने की चिंता थी और दूसरा वह उसके मालिक के बारे में सोच रही थीं। शायद वे इस पैसे को खोकर बहुत दुखी होंगे, लेकिन उनके दिल की गहराई में एक दुख भी था। अगर यह पैसा उनका होता तो उनका और रोहन का जीवन कितना अलग होता। यह विचार उनके मन में आया, लेकिन उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। जो पैसा मेरा नहीं है उसे मुझे नहीं रखना चाहिए, उन्होंने खुद से कहा। अगली सुबह शांति देवी उठीं, रोहन को स्कूल छोड़ने की तैयारी की और फिर पर्स लौटाने का तरीका खोजने लगीं। रास्ते में वह एक छोटी सी दुकान पर रुकीं और विजिटिंग कार्ड पर लिखे पते के बारे में पूछा। दुकानदार ने आश्चर्य से पूछा, आप विक्रम सिंह जी को ढूंढ रही हैं? वह तो शहर के बीच में एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं। आप उन्हें कैसे जानती हैं? शांति देवी ने बस आप मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। पता मिलने के बाद उन्होंने विक्रम सिंह की कंपनी तक पैदल जाने और पर्स लौटाने का फैसला किया। उनकी यात्रा चिंता और घबराहट के साथ शुरू हुई। वह नहीं जानती थीं कि विक्रम सिंह कैसे इंसान हैं और न ही यह कि इतनी बड़ी रकम वापस मिलने पर वह कैसी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन उनके दिल में एक छोटा सा विश्वास था कि सही काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे उनकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।
शांति देवी ने पर्स को सावधानी से अपने हाथ में पकड़ा और विक्रम सिंह के पते की ओर जाने वाली सड़क पर धीरे धीरे चलने लगी। अभी भी हल्की धुंध छाई हुई थी, जिससे सड़क गीली लग रही थी, लेकिन उन्होंने हाड़ कंपा देने वाली ठंड पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह सही काम करेंगी, लेकिन मन ही मन वह चिंतित थीं कि क्या पर्स का मालिक उन पर विश्वास करेगा या कहीं वह उन पर शक तो नहीं करेगा, जैसा कि उन्होंने कई दुखद कहानियों में सुना था। फिर भी उन्होंने खुद को पीछे हटने नहीं दिया। जब वह पहुंची तो उन्होंने अपने सामने एक विशाल ऊंची इमारत को देखा। यह एक बड़ी कंपनी थी, जिसके नाम का चमचमाता हुआ बोर्ड लगा हुआ था। शांति देवी एक पल के लिए झिझकी, उनके पैर जैसे रुक गए। वह अंदर जाने से डर रही थीं। उन्हें इस जगह की चकाचौंध से डर लग रहा था। डर था कि उन्हें एक गरीब बूढ़ी औरत को तिरस्कार की नजरों से देखा जाएगा। लेकिन फिर अपने विश्वास के बारे में सोचकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बड़े कांच के दरवाजे से अंदर चली गईं। अंदर हीटिंग सिस्टम की गर्मी ने उनके कांपते हाथों को थोड़ी राहत दी, लेकिन औपचारिक और आलीशान माहौल ने उन्हें और भी असहज कर दिया। एक युवा रिसेप्शनिस्ट उनके पास आई और विनम्रता से पूछा, माँ जी, आपको किससे मिलना है? शांति देवी ने घबराते हुए अपनी जेब से पुराना विजिटिंग कार्ड निकाला और उस पर लिखे नाम की ओर इशारा किया। मैं विक्रम सिंह जी से मिलना चाहती हूँ, वह मेरे परिचित हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन फिर भी विनम्रता बनाए रखी। आप 1 मिनट रुकिए, मैं डायरेक्टर के ऑफिस में बात करती हूँ। कुछ ही मिनटों के बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लिफ्ट से बाहर आया। वह विक्रम सिंह थे, जो व्यस्त और थोड़े तनाव में दिख रहे थे। उन्होंने शांति देवी को देखा और सीधे पूछा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? शांति देवी थोड़ी कांपी, लेकिन फिर भी शांत आवाज में अपनी शॉल के अंदर से पर्स निकाला और उनकी ओर बढ़ाया। साहब, मुझे यह पर्स सड़क के किनारे मिला था। मुझे लगा कि यह आपका है, इसलिए मैं इसे लौटाने आई हूं। विक्रम सिंह ने आश्चर्य से पर्स को देखा और जल्दी से उसे ले लिया। उन्होंने उसे खोला, अंदर के सभी हिस्सों को चेक किया। जब उन्होंने देखा कि नोटों के बंडल वैसे ही हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अचानक उनकी आंखों का भाव बदल गया। उन्होंने शांति देवी की ओर ठंडी नजरों से देखा। इसमें 3,10,000 रुपए थे, लेकिन अब सिर्फ 2,10,000 हैं। तुमने मेरे 1,00,000 रुपए निकाल लिए हैं ना? यह वाक्य शांति देवी के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया। वह चौंककर एक कदम पीछे हट गईं। उनकी आवाज कांप रही थी। आप क्या कह रहे हैं? मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। जब मुझे यह मिला तो मैंने इसे सिर्फ यह देखने के लिए खोला था कि इसका मालिक कौन है। मैंने पैसों को छुआ तक नहीं। विक्रम सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनकी आवाज और भी कठोर हो गई। तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? तुम इतनी गरीब हो, इतनी बड़ी रकम मिलने पर किसका मन नहीं डोलेगा? मुझे यकीन है कि तुमने ही पैसे लिए हैं। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की, साहब, मैं कबाड़ बीनकर गुहारा करने वाली एक बूढ़ी औरत हूं, कोई चोर नहीं। अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं यह पर्स आपको लौटाने नहीं आती। मुझे नहीं पता कि पैसे क्यों कम हैं, लेकिन मैंने सच में नहीं लिए। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। लेकिन ऐसा लगा कि उनके सच्चे शब्दों का विक्रम सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने संदेह भरी नज़रों से उन्हें देखना जारी रखा और उन पर और भी गंभीर आरोप लगाए। यह सब तब रुका जब लिफ्ट के दरवाजे से एक युवा महिला बाहर आई। वह विक्रम सिंह की बेटी प्रिया थी, जो अपना काम खत्म करके लौटी थी। उसने अपने सामने का दृश्य देखा। एक दुबली पतली बूढ़ी औरत सहमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके पिता उसके सामने खड़े थे। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी और पास आकर पूछा, क्या बात है पापा? यह अम्मा जी क्यों रो रही हैं?
विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को संक्षेप में पूरी बात बताई और अपने संदेह पर ओर देना नहीं भूले। प्रिया ने शांति देवी को देखा और फिर अपने पिता की ओर मुड़कर धीरे से कहा, पापा, शायद आपसे कोई गलती हो रही है। पर्स खोने से पहले क्या आपने पैसे गिने थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ पैसे इस्तेमाल किए हों और भूल गए हों? विक्रम सिंह एक पल के लिए झिझके, फिर अपनी याददाश्त पर ओर दिया। तब उन्हें याद आया कि सुबह उन्होंने बैंक से पैसे निकाले थे और फिर 1 लाख रुपए के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का भुगतान किया था। उस समय पर्स में केवल 2,10,000 रुपए ही बचे थे। विक्रम सिंह चौंक गए। उन्हें अपनी जल्दबाजी और संदेहपूर्ण रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह अपनी बेटी और उस बूढ़ी औरत के सामने तुरंत अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते थे। प्रिया ने अपने पिता की घबराहट को देखा और एक हल्की मुस्कान दी। वह शांति देवी की ओर मुड़ी, उनके दुबले पतले हाथों को पकड़कर कहा, अम्मा जी, मुझे आप पर विश्वास है। आपने बहुत सही काम किया है। पापा से शायद कोई भूल हो गई है। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और यह पर्स लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह कहकर उसने अपने पिता की ओर आंख मारी। इशारा समझकर विक्रम सिंह ने अनिच्छा से सिर हिलाया। हाँ हाँ, मुझसे गलती हो गई, माफ करना। प्रिया यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपना पर्स खोला, उसमें से 10,000 रुपये निकाले और धीरे से शांति देवी के हाथ में रख दिए। अम्मा जी, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। यह हमारे परिवार की तरफ से धन्यवाद है। शांति देवी ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिए। नहीं नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। मैंने तो बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। लेकिन प्रिया ने जोर दिया, आपने हमारे परिवार की बहुत बड़ी मदद की है। कृपया इसे ले लीजिए ताकि मुझे कोई अफसोस न रहे। शांति देवी ने पैसे ले लिए। उनकी आंखों से आंसू गालों पर बहने लगे। वह पैसों के लिए नहीं रो रही थीं, बल्कि एक युवा लड़की से मिली सहानुभूति और सम्मान के लिए रो रही थीं, जो इस मतलबी दुनिया में भी मौजूद थी। वह वहां से चली गईं। उनका दिल भारी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गर्मजोशी भी महसूस हो रही थी। उनके पीछे प्रिया उस बूढ़ी औरत की पीठ को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थीं, जबकि विक्रम सिंह चुपचाप खड़े खुद से सवाल कर रहे थे। यह कहानी, जो साधारण लग रही थी, उन तीनों को अविस्मरणीय भावनाओं से गुहार गई। शांति देवी एक लंबे दिन के बाद मिले जुले भावों के साथ घर लौटीं। रात हो चुकी थी और सर्दियों की हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने जैसे पूरे माहौल को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी की किरण फैल रही थी। भले ही उन्हें गलत समझा गया और उन पर आरोप लगाया गया, फिर भी उन्होंने प्रिया नाम की उस युवा लड़की की अच्छाई को महसूस किया, जिसने उन पर विश्वास किया और सच्चाई का साथ दिया। प्रिया ने जो पैसे दिए थे, उन्हें उन्होंने सावधानी से एक कपड़े की थैली में रख लिया, यह सोचकर कि कल वह इसका एक हिस्सा रोहन के लिए कुछ दवा और थोड़ा अच्छा खाना खरीदने में इस्तेमाल करेंगी। बहुत समय हो गया था जब वह अपने पोते के लिए सादे भोजन के अलावा कुछ और नहीं कर पाई थीं। जब वह घर में दाखिल हुईं तो रोहन दौड़कर उनसे लिपट गया। दादी, आज आप इतनी देर से क्यों आईं? मैं कब से इंतजार कर रहा था। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, मुझे थोड़ा काम था, लेकिन अब सब ठीक है। कल मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगी। यह सुनकर रोहन की आंखें चमक उठीं। सच में मैं इंतजार करूंगा। उस रात शांति देवी अपने पुराने बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी आंखें छत को घूर रही थीं। वह लगातार विक्रम सिंह और उनकी बेटी के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोच रही थीं। विक्रम सिंह की ठंडी संदेह भरी आंखों की छवि अभी भी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन प्रिया द्वारा दी गई कोमलता और विश्वास से वह धीरे धीरे शांत हो रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, उस जैसी युवा लड़की का दिल इतना अच्छा है, यह सच में सराहनीय है। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में अभी भी एक बेचैनी थी।
भले ही उन्हें विक्रम सिंह से माफी मिल गई थी, लेकिन वह जानती थीं कि उनका शुरुआती संदेह आसानी से नहीं मिटेगा। अगली सुबह जब वह रोहन को स्कूल ले जाने की तैयारी कर रही थीं, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला और विक्रम सिंह को वहां खड़ा देखकर चौंक गईं। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी। उनके बगल में प्रिया खड़ी थीं, जिनकी हल्की मुस्कान में अभी भी वही सच्चाई झलक रही थी। विक्रम सिंह ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अम्मा जी, मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगने आया हूं। घर जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। कल मैंने बिना सोचे समझे आप पर आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती की। आप एक नेक इंसान हैं और मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। शांति देवी घबरा गईं और समझ नहीं पाईं कि क्या कहें। उन्होंने बस सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, आपको यहां तक आने की जरूरत नहीं थी। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। हर किसी से गलती हो जाती है। बस यह अच्छा है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन विक्रम सिंह ने बात को यहीं खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने इस बार एक अलग पश्चाताप से भरी आवाज में कहा, मैं सिर्फ माफी मांगने नहीं आया हूं। सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपके और आपके पोते के लिए कुछ करना चाहिए। आपका जीवन वास्तव में बहुत कठिन है और मैं मदद करना चाहता हूं। प्रिया ने भी आगे बढ़कर शांति देवी का हाथ पकड़ लिया। अम्मा जी, मैंने पापा को आपकी स्थिति के बारे में बताया है। पापा रोहन की पढ़ाई का सारा खर्च तब तक उठाने के लिए तैयार हो गए हैं जब तक वह ग्रेजुएट नहीं हो जाता। यह सबसे छोटी चीज है जो हमारा परिवार आपका धन्यवाद करने के लिए कर सकता है। यह सुनकर शांति देवी अपने आंसू नहीं रोक सकीं। उन्होंने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और रुंधे हुए गले से कहा, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने तो बस वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। मुझे किसी इनाम की उम्मीद नहीं थी। विक्रम सिंह आगे बढ़े और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए गहरी आवाज में बोले, अम्मा जी, यह कोई इनाम नहीं है। यह मेरी गलती को सुधारने का एक तरीका है और एक योग्य व्यक्ति की मदद करने का भी। रोहन को गरीबी से बाहर निकलने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है। कृपया हमें यह करने दीजिए। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप बस यह समझ लीजिए कि रोहन भाग्यशाली है कि उसे मदद करने वाले लोग मिल गए। कृपया मना मत कीजिए। पिता और बेटी की सच्चाई के सामने शांति देवी ने आखिरकार सिर हिला दिया। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ भावनाओं के आंसू नहीं थे, बल्कि यह जानकर राहत मिली थी कि उनके पोते रोहन का भविष्य बेहतर होगा। उन्होंने प्रिया और विक्रम सिंह को देखा और मन ही मन किस्मत को धन्यवाद दिया कि वह उन्हें उनकी जिंदगी में लाई, भले ही यह एक आकस्मिक मुलाकात थी। इसके बाद विक्रम सिंह और प्रिया ने न केवल रोहन की पढ़ाई में मदद की, बल्कि वे नियमित रूप से शांति देवी को भोजन और दवाओं जैसी व्यावहारिक सहायता भी भेजते रहे। विक्रम सिंह, जो कभी उन पर संदेह करते थे, धीरे धीरे उनकी अच्छाई और दृढ़ता का सम्मान करने लगे। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह और भी दयालु बनेंगे और अपनी बेटी की तरह खुले और उदार दिल से जीवन को देखना सीखेंगे। उनकी कहानी सिर्फ एक लौटाए गए पर्स पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यह एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत बन गई, जहां अच्छाई और सहानुभूति ने उन लोगों को जोड़ा जो कभी अजनबी थे। सर्दियों की ठंडी दुनिया में मानवता ने एक गर्मजोशी की लौ जलाई, जिसने हर किसी के दिल में जमी बर्फ को पिघला दिया। समय बीतता गया। कड़ाके की सर्दी धीरे धीरे वसंत की गर्म धूप के लिए जगह बना रही थी। पर्स की कहानी, जो एक खूबसूरत याद बनकर खत्म हो जानी चाहिए थी, वास्तव में शांति देवी और उनके पोते रोहन के जीवन में एक नया अध्याय खोल गई। जिस दिन से विक्रम सिंह और प्रिया ने मदद करने का फैसला किया, उनका जीवन अब हर निवाले के लिए संघर्ष करने वाले दिनों की श्रृंखला नहीं रहा।
नियमित सहायता से रोहन बिना किसी फीस की चिंता के नियमित रूप से स्कूल जाने लगा। वह दिन ब दिन और खुश रहने लगा, और जब भी वह अपनी दादी को कक्षा में सीखे गए दिलचस्प पाठों के बारे में बताता तो उसकी आंखें चमक उठतीं। हर सुबह शांति देवी अभी भी जल्दी उठकर गली की सफाई करने की अपनी आदत बनाए हुए थीं, लेकिन अब यह कबाड़ बीनने के लंबे दिन की तैयारी के लिए नहीं था। इसके बजाय वह घर की देखभाल करने, बगीचे में कुछ सब्जियां उगाने और कभी-कभी पुराने कपड़े सिलने में समय बितातीं ताकि रोहन के पास स्कूल जाने के लिए साफ सुथरे कपड़े हों। उनका जीवन अभी भी सादा था, लेकिन अब यह भविष्य के लिए आशा और विश्वास से भर गया था। एक दिन विक्रम सिंह और प्रिया शांति देवी के घर आए। इस बार वे सिर्फ हालचाल पूछने या उपहार लाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक विशेष प्रस्ताव लेकर आए थे। चाय की मेज पर बैठे हुए प्रिया ने धीरे से कहा, अम्मा जी, मैंने और पापा ने बात की है। मुझे लगता है कि आपने रोहन की देखभाल के लिए बहुत कुछ किया है। अब आपको आराम करना चाहिए और अपने बुढ़ापे का आनंद लेना चाहिए। इसलिए मैं आपको और रोहन को हमारे परिवार के साथ रहने के लिए ले जाना चाहती हूँ। वहाँ आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर शांति देवी स्तब्ध रह गईं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह दिल से जानती थीं कि यह एक सच्चा प्रस्ताव है, लेकिन वह यह भी समझती थीं कि यह छोटा सा घर वह जगह है जहां वह दशकों से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी जगह जहां उनके पूरे जीवन की यादें बसी हैं। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़कर धीरे से सिर हिलाया। प्रिया बेटी, मैं आपकी और साहब की अच्छाई की बहुत सराहना करती हूं, लेकिन मैं यह जगह नहीं छोड़ सकती। यह मेरा और रोहन का घर है। बस पेट भरने के लिए खाना और तन ढकने के लिए कपड़े मिल जाएं, मैं उसी में बहुत संतुष्ट हूं। प्रिया ने शांति देवी को देखा और मन ही मन भावुक हो गईं। वह जानती थीं कि वह एक मजबूत और स्वाभिमानी महिला हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। विक्रम सिंह ने अब कहा, शांति देवी, अगर आपने यह फैसला कर लिया है तो हम होर नहीं देंगे, लेकिन हमारा परिवार हमेशा आपके लिए मौजूद रहेगा। जब भी आपको जरूरत हो हमें बताने में संकोच नहीं बनना करें। शांति देवी मुस्कुराईं, उनकी आंखें नम हो गईं। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। धन्यवाद के अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बस रोहन स्कूल जा सके और एक अच्छा इंसान बन सके, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बातचीत एक गर्मजोशी और सच्चे माहौल में समाप्त हुई। विक्रम सिंह और प्रिया के जाने के बाद शांति देवी चुपचाप बैठीं और रोहन को कोने में खुशी से किताब पढ़ते हुए देखने लगीं। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन दिनों में जो सबसे अंधकारमय लग रहे थे, जीवन ने उन्हें एक अप्रत्याशित रोशनी दी थी। यह सिर्फ भौतिक मदद नहीं थी, बल्कि यह विश्वास और मानवता थी जो उन्होंने अजनबियों में पाई थी। कई साल बाद रोहन बड़ा हुआ और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। जिस दिन रोहन को प्रवेश पत्र मिला, शांति देवी खुशी के आंसू नहीं रोक सकीं। वह छोटा लड़का जो कभी उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर घूमता था, अब लंबा और मजबूत हो गया था, जो अपनी दादी के असीम प्रेम और विक्रम सिंह के परिवार की सच्ची मदद के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। जिस दिन रोहन शहर के लिए रवाना हुआ, शांति देवी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर दूर जाती बस को देख रही थीं। वह दुखी नहीं थीं, बल्कि उनका दिल खुशी से भरा हुआ था। वह जानती थीं कि रोहन का भविष्य उज्जवल होगा और उन्होंने जो कुछ भी सहा था, वह सब सार्थक था। सालों पहले की पर्स की कहानी अब सिर्फ एक याद थी, लेकिन यह हमेशा शांति देवी, रोहन और विक्रम सिंह के परिवार के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी रहेगी। यह सिर्फ अच्छाई की कहानी नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि मानवता चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस विशाल दुनिया में कभी-कभी जो चीजें आकस्मिक लगती हैं,
वे वास्तव में भाग्य होती हैं जो अजनबियों को एक साथ लाती हैं ताकि वे मिलकर एक सुंदर और मानवीय अंत लिख सकें। दोस्तों, आप सब कहाँ से हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हम सब आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। हमें आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा।